गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी मेन कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, यानी भारत में गरीबी के मुख्य कारण, किन किन कारणों से गरीबी फैलती है, किन किन कारणों से गरीबी का विस्तार होता है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को आपकी सुविधा के लिए मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है भारत में गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयास और दूसरा है भविष्य की रणनीति। यानी आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का क्या नतीजा रहा है। मैंने पहले भी कहा, गरीबी एक विश्वव्यापी समस्या है, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए तमाम देशों में अलग अलग तरह की रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं। भारत में भी इसी के तहत कई तरह की रणनीति अपनाई गई हैं और पिछले 70 साल के दरमियान हमने आर्थिक योजना काल में बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू करी हैं, जिनमें मुख्य रूप से IRDP है, RLAGP है या मनरेगा जैसी बड़ी योजनाएं हैं। बहरहाल भारत में गरीबी उन्मूलन की बजाय गरीबी कम करने के प्रयासों पर शायद नियोजन काल में अधिक बल दिया जाता रहा है और उसी का परिणाम है कि आज भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब व्यक्ति हिंदुस्तान में ही निवास करते हैं। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री in the world after China, and we have the largest number of poor people in the world. अब सवाल उठता है कि 50 वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक गरीबी दूर क्यों नहीं की जा सकी है। इस पर सवाल उठना लाजमी है और इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जिस तरह की गरीबी रणनीति या गरीबी को दूर करने की जो रणनीति अपनाई, उस रणनीति में कहीं न कहीं खामियां रही हैं या उन रणनीतियों में कोई कमी रही है, जिसके चलते आज भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा है वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम है। बड़े पैमाने पर विषमताएं हैं, बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानताएं हैं और इस तरह से इन नीतियों के कारण कहीं न कहीं गरीबी पर करारी चोट शायद अभी तक नहीं हो सकी है, जिस पर किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ हमने 2 चित्र लिए हैं। एक तरफ हमने दिखाया है पावर्टी ट्रैप, यानी पावर्टी का एक जाल है, एक दुष्चक्र है। इसमें ये किस तरह से तैयार होता है और इसमें किस तरह से एक गरीब व्यक्ति फंस करके इसमें फंसा रह जाता है। इसमें बताने की कोशिश करी है कि पावर्टी ट्रैप का सीधा संबंध है वो लो इनकम से है। लो इनकम क्यों होती है? क्योंकि लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। लो इनकम क्यों होती है? क्योंकि लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लो इनकम क्यों होती है? क्योंकि लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। लो इनकम क्यों होती है या आय कम क्यों रहती है? क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है वो कम है। और लो इनकम क्यों है? क्योंकि सभी लोगों की, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लोगों की बचतें बहुत कम हैं या न के बराबर हैं और बचतों का प्रभाव निवेश पर भी पड़ता है। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आधार पर देश में आर्थिक विकास तय होता है और उसमें पॉवर्टी का एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल है जिसमें एक कारक दूसरे का जिम्मेवार है, दूसरा तीसरे के लिए जिम्मेवार है, तीसरा चौथे के लिए, और इस तरह से एक चेन बनी हुई है। इस चेन को हम पॉवर्टी ट्रैप कह सकते हैं, जिसमें गरीब व्यक्ति एक बार फंसने के बाद बहुत मुश्किल से उसे बाहर आ पाता है या आ पाना बहुत आसान नहीं होता है। यहाँ दूसरा चित्र में ये दिखाया गया है कि हमें गरीबों को नहीं बल्कि गरीबी हटाने पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों में, जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी है कि योजना काल के दरमियान
सरकार ने अनेक तरह के जन कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हैं, चाहे वो आर्टिसंस के लिए हैं, चाहे वो गरीब वर्ग के मज़दूरों के लिए हैं, चाहे भूमिहीन किसानों के लिए हैं या भूमिहीन मज़दूरों के लिए हैं। इस तरह के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक तरह की योजनाएं शुरू करी हैं। सरकार ने पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दरमियान गरीबी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नीतियों का निर्माण किया और यह कहा कि देश में गरीबी का निवारण होना चाहिए। इसलिए सरकार ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। और शायद यह 1951 के बाद से पहली बार एक समन्वित प्रयास था, जिसको कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण कदम था, जिसके तहत गरीबी हटाने की बात की गई। हालांकि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी को दूर करने के लिए कमोबेश अनेक योजनाएं, अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए और उसी का परिणाम रहा कि देश में गरीबों की संख्या में उल्लेखनीय कमी भी आई है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ आज़ादी के वक्त नियोजन शुरू किया गया था, प्लानिंग एरा शुरू हुआ था, उस उम्मीद के मुताबिक गरीबी को हम दूर करने में शायद सक्षम नहीं हो पाए। And that's why we have to reconsider, we have to reformulate our policy models, our development models, and in that order we need to have more focus on poverty eradication, यानी उसको रूल आउट करने की बात होनी चाहिए। उसको गरीबी को कम करने की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जितना गरीबी को जड़ से ख़त्म करने पर दिया जाना चाहिए। और उसी का रिजल्ट है कि आज भी व्यापक पैमाने पर गरीबी देश में विद्यमान है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिए। हाउ टू ब्रिंग हाउ टू मेक पीपल मोर रिच, लोगों को कैसे और अधिक धनवान कैसे बना जाए, या यूँ कहें कि उनको साधन संपन्न कैसे बना जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ गरीबी हटाने पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस तरह से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, हालांकि 1980 के बाद से ही आर्थिक सुधारों की आहट शुरू हो जाती है, लेकिन 91 के सुधारों के बाद में इस बात पर बहुत तेज़ी से बहस हुई कि कहीं आर्थिक सुधारों के दौर में गरीब और अधिक गरीब ना होता चला जाए, कहीं आर्थिक विकास का जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पाए और हमें भविष्य में आने वाले समय के लिए कहीं नीतियों में अधिक बदलाव की आवश्यकता नहीं हो। इसलिए इन आर्थिक सुधारों में यह प्रयास किया गया कि आर्थिक विकास की दर को तो तेज़ करना ही करना है, लेकिन उस वृद्धि का फ़ायदा आम इंसान, आम गरीब, आम मजदूर, आम भूमिहीन कृषक या भूमिहीन जो मजदूर है उन तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना आर्थिक सुधारों के बाद सरकार की जिम्मेवारी हो गई, क्योंकि आर्थिक विकास की उच्च दर के बिना गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। तो यह इस पर बहुत राष्ट्रव्यापी बहस हुई कि कहीं आर्थिक सुधारों में हम गरीब वर्ग को ना भूल जाएं, गरीब वर्ग को उसके हाल पर ना छोड़ दें और कहीं और गरीबी का विस्तार कहीं देश में ना हो जाए। लेकिन तमाम तरह के अध्ययनों ने ये साबित किया कि कहीं न कहीं आर्थिक विकास का प्रभाव है वो गरीबी को कम करने पर पड़ा है। लेकिन आज भी ये बहस बहुत वाजिब है कि आर्थिक विकास का जो प्रभाव निचले तबके तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसके बाद सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए और भी तरह के प्रयास किए, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना कार्यक्रम, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाएं भी सरकार ने शुरू की। और इस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने उन सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किया जिनके पास आय का जरिया नहीं था, या जिनकी आय बहुत कम थी, या जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न था। सरकार ने इसी तरह से PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना भी शुरू की। इस योजना के मार्फत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनको बैंकिंग क्षेत्र तक उनकी पहुंच बनाने के लिए, उनको उस दायरे में लाने के लिए, ताकि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बन सके। इसलिए उनके लिए आवश्यक कर दिया गया कि बैंकों में उनके बचत खाते होने चाहिए, उनको बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको बुढ़ापे की पेंशन मिलनी चाहिए, उनको ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की स्कीम शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की स्कीम है जो उन सब वर्गों के लिए है जो पिछले कुछ समय तक बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच से बहुत बाहर थे। और इस तरह से सरकार ने एक अन्य योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी शुरू की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को जिनके पास किसी भी तरह की बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली की आपूर्ति जिनके पास नहीं है, उनको इसके तहत निःशुल्क आपूर्ति देने की या विद्युत कनेक्शन देने की बात की गई। इसके अलावा एक दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इस देश में लागू किया गया और इसके तहत लोगों को रोज़गार की गारंटी दी गई। इसके बाद हमने एक दूसरा डायग्राम और लिया है जिसमें ये दिखाने का प्रयास हुआ है कि सरकार ने किस तरह से नितांत गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को दूर करने के लिए कई तरह की जो स्कीम्स चलाई हैं उनकी भी यहाँ हमने चर्चा की है। इसके बाद अन्य प्रयासों में सरकार ने इंदिरा आवास योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की। इस योजना का उद्देश्य जो आवास विहीन लोग थे गांव में, इनके पास घर नहीं था रहने के लिए, उन लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सुविधा दिया जाना सुनिश्चित किया गया। और इस कार्यक्रम के मार्फत लगभग देश में 20 लाख घर बनाए गए जिनका फ़ायदा आवास विहीन ग्रामीण लोगों को मिला। इसी तरह से सरकार ने ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छठी योजना के दरमियान, जो कि 1980 से 85 के मध्य में लागू की गई थी, इसमें कुछ पहले से चल रहे प्रोग्राम थे जिसमें कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, सूखा उन्मूलन कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिक एजेंसी आदि सभी को मिला करके और एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP शुरू किया गया। दुनिया में यह भी अपने तरह का एक बहुत बड़ा और विशाल महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, जिसके तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार के साथ साथ उनमें कौशल पैदा करना, उनमें उनके आय के विकल्प उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था, ताकि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। और इसी तरह से सरकार ने अन्य प्रयासों के तहत 1975 में 20 सूत्री 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये भी बहुत अपने समय में बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम रहा, जिसका फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को मिला। इस तरह से सरकार ने इस विश्वव्यापी गरीबी की समस्या को भारत से जड़ से ख़त्म करने के लिए तमाम तरह की रणनीतियों पर विचार किया, तमाम तरह की योजनाएं लागू करी और उन योजनाओं का फ़ायदा हुआ। और उसी का रिजल्ट है कि देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज गरीबों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। पिछले जो MSSO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक देश में लगभग 21% व्यक्ति अभी भी गरीबी के ट्रैप में फंसे हुए हैं, गरीबी के जाल से फंसे हुए हैं।
उनको अभी गरीबी के जाल से मुक्त किया जाने की आवश्यकता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को गरीबी दूर करने के लिए गरीबी पर डायरेक्ट हिट करना चाहिए, बजाय उसको कम करने की बजाय गरीबी को रूट आउट करने के लिए, गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ऐसे नीतियाँ लाई जानी चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज गरीबी को दूर करके और सभी लोगों को उनकी जीवन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु उनकी आय में पर्याप्त रूप से इजाफा किया जा सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।